सूर्यकांता और अश्विन कुमार, इन नागपति पत्नी को नागमंडल से बेदखल किया गया था क्योंकि उन्होंने नागमंडल के नियमों को भंग किया था। अब नाग देवता ने उन्हें धरती पर कुछ समय के लिए भेजा था और उन्हें मनुष्य के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करना था। उनके हाथों कोई भला या नेक काम हो जाने के बाद वो वापस नागमंडल जा सकते थे। बड़ा अजीब है मनुष्य के रूप में जीवन बिताना, बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन कोई चारा भी नहीं है। जब तक कुछ नेक काम हमारे हाथों नहीं होता, हमें यही रहना है। लेकिन मनुष्य बस्ती में रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हाँ, सही कहा तुमने, क्योंकि हर पूर्णिमा और अमावस को हमें शंकर भगवान की पूजा भी करनी है, और वो भी हमारे मूल रूप में आके। काफी समय सोचने के बाद अश्विन कुमार मध्य प्रदेश के एक गांव के पास एक जंगल में रहना निश्चित करता है। काफी घना जंगल है, यहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। मैं यही एक मिट्टी का शिवलिंग बना देती हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते गए। सूर्यकांता और अश्विन कुमार एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे, मगर बिना भूले हर पूर्णिमा और अमावस्या को अपने मूल नाग के रूप में आके शिवलिंग की पूजा करते थे। एक दिन रात को उन्हें किसी छोटे बच्चे का रोना सुनाई दिया। सुनिए, क्या आपको किसी बच्चे का रोना सुनाई दे रहा है? चलिए देखते हैं। दोनों पति पत्नी झोपड़ी से बाहर आते हैं। थोड़ी दूर जंगल में चलने के बाद एक पेड़ के नीचे छोटे बच्चे को रोता देख चकित हो जाते हैं। अरे, ये बच्चा किसका है? पता नहीं, आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। सूर्यकांता उसे गोदी में उठा लेती है और पर्णकुटी के अंदर ले आती है। गोदी में आते ही बच्चा शांत हो जाता है और सो जाता है। कितना प्यारा बच्चा है ना, पता नहीं कौन ऐसे छोड़ गया है। कुछ देर बाद बच्चा फिर से रोने लगता है, इसीलिए सूर्यकांता उसके शरीर से लपेटा हुआ कपड़ा निकाल देती है और बच्चे को देख चिंतित हो जाती है। हे नाग देवता, ये क्या हुआ प्रिय? जरा देखिए तो, इस बच्चे के दोनों पैरों में व्यंग है। ओह, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। कोई बात नहीं, हम इस बच्चे की परवरिश करेंगे। हाँ, आज से हम इसे अशोका बुलाएंगे। सूर्यकांता और अश्विन कुमार अशोका को बड़े लाड़ प्यार से बड़ा करते हैं। सूर्यकांता रोज रात को किसी औषधि वनस्पति के तेल से उसके पैरों की मालिश करती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे अशोका अच्छे से चलने फिरने लगता है। माँ देखिए, मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। क्या अब मैं इस जंगल से बाहर जा सकता हूँ? अभी नहीं बेटा, पहले तुम थोड़े और बड़े हो जाओ। और इस प्रकार अशोका के माता पिता उसे जंगल के बाहर जाने से रोकते थे। अशोक अब 15 साल का हो गया था। एक दिन वो चुपचाप जंगल के बाहर गया और वहाँ की रहन सहन, लोग, उसी के हम उम्र बच्चे और खाना पीना इत्यादि देख के मोहित हो गया। ओह, ये तो एकदम अलग दुनिया है। कितनी प्यारी है, रंगीन है। बहुत चलने के बाद अशोका को अब भूख लगती है। वो एक घर के यहाँ जाता है और खाना मांगता है। क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? बहुत भूख लगी है। घर की मालकिन बाहर आती है और उसे खाना देती है। कुछ देर बाद उस घर में रहने वाला लड़का कुमार पाठशाला से आता है और अशोका को देख खुश होता है। दोनों साथ मिलके खेलते हैं। कुमार, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हुई है। माँ पिताजी चिंता करेंगे। ठीक है, कल फिर आना। और तुम कहाँ रहते हो? जंगल में हमारा छोटा घर है। अशोका वहाँ से निकल जाता है और तभी कुमार के पिताजी जमुना दास, जो कि एक लालची व्यापारी है, वहाँ आते हैं। कौन था ये लड़का? गांव में नया है? शायद। अशोका नाम है उसका, जंगल में रहता है। जंगल सुनते ही जमुना दास सोच में पड़ते हैं। जंगल? वहाँ तो हिंसक जानवर भरे पड़े हैं। ये लड़का वहाँ रहता है? कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अशोका फिर एक बार माता पिता से छुपके गांव में आता है और कुमार के साथ खेल में दंग हो जाता है। अशोका, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें घर जाना चाहिए। ओह, बहुत देर हो गई, मुझे निकलना चाहिए। अशोका को घर जाने में देरी होती है और उस दिन जमुना दास अशोका का पीछा करते हुए जंगल पहुंचता है। ओह, ये लड़का यहाँ रहता है। बड़ी अजीब बात है। कुछ देर यही रुकता हूँ। थोड़ी देर बाद अशोका के माता पिता पूजा की थाली लेके बाहर आते हैं और अपने मूल रूप में आके शिवलिंग की पूजा शुरू करते हैं। ये सब देख जमुना दास हक्का बक्का रह जाता है। सूर्यकांता और अश्विन कुमार के सर पर चमकता नागमणि देख जमुना दास के मन में लालच निर्माण होता है। ओह,
इसका मतलब इस लड़के के माता पिता इच्छाधारी नाग है। मतलब वो लड़का भी इच्छाधारी नाग होगा। अगर मुझे तीनों नागमणि मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। दूसरे दिन जमुना दास अपने 4 हट्टे कट्टे गुंडों के साथ अशोका के जंगल वाले घर जाता है। सूर्यकांता और अश्विन कुमार खाने का प्रबंध करने जंगल गए हैं और अशोका अकेले ही खेल रहा है। पकड़ो इस सांप के पिल्ले को। अशोका अचानक हुई इस बात से डर जाता है। चारों आदमी अशोका को घेर लेते हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? कौन है आप? चुप, ज्यादा बकबक मत कर। मुझे तेरा नागमणि दे दे जल्दी। जमुना दास की बात सुन के अशोका उलझन में पड़ता है और रोने लगता है। कैसा नागमणि? ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे मत मारिए, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। अशोका डर के मारे चिल्लाने लगता है और तभी सूर्यकांता और अश्विन कुमार जंगल से लौटते हैं। अशोका, ये सब क्या हो रहा है? हमारे बेटे को छोड़ दीजिए। क्या चाहिए आपको? क्यों हमारे बेटे को मार रहे हैं? अगर अपने बेटे की हिफाजत चाहते हो तो जल्दी से अपने नागमणि मुझे दे दो। जमुना दास की बात सुन के सूर्यकांता और अश्विन कुमार चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। क्या हुआ? मुझे पता है तुम इच्छाधारी नाग हो और तुम्हारे पास नागमणि है। जल्दी करो वरना इस पिल्ले को मैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपको जो चाहिए हम दे देंगे। अशोका को कुछ मत कीजिए, उसके पास नागमणि नहीं है। क्या? झूठ मत बोलो। ये सच है, क्योंकि अशोका हमारा बेटा नहीं है। हमने सिर्फ उसे पाला है। अश्विन कुमार की बात सुन के अशोका को जबरदस्त झटका लगता है। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। और आप दोनों मनुष्य नहीं हो? ये सच है बेटा, हम नागमंडल के रहिवासी हैं। सूर्यकांता अशोका को इतने साल छुपाया सच बताती है। उसकी बात सुन के अशोका बहुत दुखी होता है। तुम्हारी नौटंकी बंद करो और मुझे तीनों नागमणि दे दो, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, हम अभी अपने मूल रूप में आते हैं। लेकिन अगर आपने हमारा नागमणि निकाल दिया तो हम कभी वापस नागमंडल नहीं जा पाएंगे। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे नागमणि दे दो जल्दी, नहीं तो मैं इस पिल्ले को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, हम अभी अपने प्राण त्याग करते हैं, लेकिन वादा कीजिए कि आप हमारे पुत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। अश्विन कुमार और सूर्यकांता बड़े प्यार से अशोका को देखते हैं और अपने प्राण त्यागते हैं। दोनों को मृत अवस्था में देख अशोका रो पड़ता है। माँ, पिताजी, मुझे माफ कीजिए। मेरी गलती की वजह से आपको प्राण त्यागने पड़े। ना मैं गांव देखने जाता और ना ये सब होता। अश्विन और सूर्यकांता अपने मूल रूप में दिखने लगते हैं। उनके मस्तक पर चमचमाता नागमणि देख जमुना दास फूले नहीं समाता। अब मुझे धनवान और शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। जमुना दास मृत अश्विन कुमार का नागमणि लेने के लिए आगे बढ़ता है। मन ही मन बहुत खुश होता है। जैसे ही वो अश्विन कुमार के नागमणि को हाथ लगाता है, उसे बिजली का जोरदार धक्का लगता है और उसके पूरे शरीर को लकवा मारता है। अब वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। डर के मारे उसके गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। मूर्ख इंसान, तुझे क्या लगा नागमणि हासिल करना इतना आसान है? इन दोनों ने एक इंसान के बच्चे की जान बचाई, उसे प्यार से पाला, जिसे आप जैसे किसी अक्लमंद इंसान ने जंगल में मरने के लिए फेंक दिया था। नागराज आशीर्वाद से सूर्यकांत और अश्विन कुमार को फिर से जीवित करते हैं। दोनों फिर से इंसान के रूप में आते हैं। प्रणाम नागराज। अश्विन कुमार, सूर्यकांता, आप दोनों की सजा पूरी हुई है। अभी आप नागलोक चल सकते हो। सूर्यकांता और अश्विन कुमार सोच में पड़ते हैं। नहीं नागराज, हम अशोका को इस भयंकर इंसानी दुनिया में अकेला नहीं छोड़ सकते। आपकी इजाजत से हम यही धरती पर ही रहना चाहेंगे। सूर्यकांता की बात सुन के अशोका भावुक होता है। माँ, पिताजी, मुझे माफ़ कीजिए। मैं आपको गलत समझता रहा। आप मुझे बाहरी इंसानी दुनिया से दूर क्यों रखते थे, ये बात अब मेरे समझ में आई है। आप मेरे लिए इतना बड़ा त्याग मत कीजिए। आप नागमंडल जाइए। नहीं अशोका, हम तुम्हें छोड़ के वहाँ खुश नहीं रहेंगे। हमारा सुख तुम्हारे साथ ही है। नागराज सूर्यकांता और अश्विन कुमार की बातें सुन के प्रभावित होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देके चले जाते हैं। जमुना दास लंगड़ते लंगड़ते अपने घर चला जाता है और यहाँ अशोका अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता है।
तो देखा दोस्तों, कैसे सूर्यकांत और अश्विन कुमार ने अपने बेटे अशोका के लिए सब कुछ त्याग दिया। हमें भी हमारे माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनकी सलाह माननी चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। चलिए फिर जल्द ही आपको मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर। संगीता एक 18 साल की बहुत अच्छी लड़की है। पिछले साल माँ के गुजरने के बाद उसने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठा ली है। लेकिन एक दिन अचानक उसके पिताजी श्रीधर दूसरी शादी करके नई बीवी के साथ घर आए। संगीता, ये तुम्हारी माँ है, अब ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। पिताजी की बात सुन के संगीता को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके और पिताजी के बीच कोई तीसरा आए, ये बात उसे खटकती है। वो अपने पिताजी के साथ बहुत बेरुखी से पेश आती है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ पिताजी। संगीता नाराजी से कॉलेज चली जाती है। उसका व्यवहार देख के श्रीधर और सौतेली माँ थोड़े दुखी हो जाते हैं। आप बुरा मत मानिए, हमारी शादी के बारे में उसे पता नहीं था। थोड़ा वक्त जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। संगीता बहुत सुस्वभावी लड़की है। जी, कोई बात नहीं। दिन गुजर रहे थे। संगीता और उसकी सौतेली माँ के बीच का तनाव बढ़ रहा था। संगीता, कॉलेज से जल्दी घर आया करो। अब क्यों मेरी लाइफ में ताक-झाक कर रही है? अपना काम देखिए। वही तो कर रही हूँ बेटा। ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, इसलिए ये स्वेटर तुम। बस कीजिए ये प्यार का नाटक। आप मेरी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती, ये याद रखिए। संगीता अपनी सौतेली माँ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। उनकी हर बात से उसे गुस्सा आता, फिर चाहे वो उसकी भलाई के लिए क्यों न हो। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, हर बात में दखल अंदाजी कर रही है। ये खाओ, ये मत खाओ, ये करो, वो मत करो, ये कपड़े पहनो, घर जल्दी आओ। आई जस्ट हेट हर। संगीता की सौतेली माँ का पेशेंस भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाता है और अब दोनों में रोज नोकझोंक होने लगती है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कितना भी किसी के लिए करो, उसे उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। क्या हर सौतेली माँ बुरी होती है? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन। ये लड़की है ही नकचड़ी, बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है इसे। ससुराल जाके हमारी ही नाक काटेगी ना। लेकिन और नहीं तो क्या, तुम भी अब उसके साथ सख्ती से पेश आना। संगीता और उसकी माँ श्रीधर से एक दूसरे की शिकायत करती रहती है। श्रीधर के लिए अब भी एक नई टेंशन हो गई है। उसके लिए दोनों ही समान रूप से इम्पोर्टेंट है। सुनिए, आप जरा अपनी लाडली को समझाइए। मेरा कहा बिल्कुल नहीं मानती। मैं क्या दुश्मन हूँ उसकी? आप शांत रहिए, मैं उससे बात करूंगा। वो तो आप पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, कुछ फायदा हुआ? श्रीधर को समझ नहीं आ रहा है संगीता और अपनी पत्नी को कैसे समझाए। संगीता अपने मामा मनोहर के काफी करीब है। कुछ दिन के लिए उसे मामा के घर भेजता हूँ, मूड अच्छा हो जाएगा उसका। पास ही के गांव में संगीता के मामा मनोहर की दवाई की दुकान है। संगीता अपने मामा मनोहर की बहुत लाडली है। वो श्रीधर की अनुमति से मनोहर के यहाँ 2 दिन रहने आती है। चलो अच्छा हुआ तुम 2 दिन यहाँ रहने आई। मुझे भी बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी। मामा, क्या मैं आपके घर हमेशा के लिए रहने आ सकती हूँ? संगीता का सवाल सुन के मनोहर चकित हो जाता है। क्यों बेटा, कोई परेशानी है? संगीता झिझकते हुए अपनी मन की बात मनोहर को बताती है। जी वो मेरे उस घर में आई नई औरत के साथ बिल्कुल नहीं बनती। आई हेट हर। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो तुम्हारी माँ है। नहीं, वो मेरी माँ नहीं हो सकती मामा। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करती है। बस मुझे उससे छुटकारा चाहिए। मनोहर संगीता की बातें सुन के परेशान हो जाता है। मामा, आप केमिस्ट हो ना? हाँ, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो कैसे? आप मुझे ऐसी दवा दीजिए जो जहर के जैसा काम करे। मनोहर संगीता की बात सुन के चौंक जाता है। उससे तुम्हारी समस्या कैसे खत्म हो जाएगी? मैं उस नई माँ को वो दवा खिला के मार डालूंगी। मनोहर को संगीता की बात सुन के झटका लगता है और वो सोच में पड़ता है। बात काफी सीरियस हो चुकी है। मनोहर घर की अलमारी से एक दवा की शीशी ले आता है और वो संगीता को देता है। संगीता, ये एकदम जालिम दवा है। बस तुम रोज इसमें से 2 बूंद दवा तुम्हारे माँ के खाने में मिला दो। ये दवा एक साथ क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते मामा? इस दवा से तुम्हारे माँ की तबीयत धीरे धीरे खराब हो जाएगी और लोगों को लगेगा कि वो बीमारी की वजह से, मतलब धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से स्वर्गवासी हो गई, मतलब नेचुरल डेथ। अच्छा, ठीक है। लेकिन और एक जरूरी बात तुम्हें करनी है। वो क्या मामा?
इस दरमियान तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ एकदम अच्छा व्यवहार रखना होगा, ताकि जब वो मर जाए तुम पर कोई शक ना करे। संगीता मामा की बात से राजी होती है और 2 दिन बाद अपने घर लौट आती है। संगीता, तुम्हारे लिए खीर बनाई है, खाना है तो खा लो। ओह थैंक यू माँ, जरूर बढ़िया बनी होगी। संगीता का बदला व्यवहार देख उसकी माँ और पापा खुश हो जाते हैं। चलो बढ़िया है, लगता है मनोहर मामा ने संगीता को अच्छी समझ दी है। संगीता ने अब रोज उसकी माँ के खाने में उस दवाई की 2 बूंदे डालना शुरू किया और उनके साथ बड़े प्यार से पेश आने लगी। उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसकी माँ भी उससे प्रेम पूर्वक पेश आने लगी और इस प्रकार कुछ ही दिनों में दोनों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति बदल गया। माँ, समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल ही बना देती हूँ। बस जरा ये हाथ का दर्द थोड़ा कम हो जाए, पता नहीं अचानक क्या हो गया है। ओह, आपने मुझे बताया क्यों नहीं माँ? लाइए, मैं आपके हाथ को मालिश कर देती हूँ। माँ के हाथ को मालिश करते समय संगीता सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, ये कहीं मेरी उस दवा की वजह से तो नहीं हो रहा? अगले ही दिन संगीता की माँ बुखार से बीमार पड़ जाती है और संगीता मन ही मन डर जाती है। वो तुरंत अपने मामा के घर पहुँचती है। अरे संगीता बेटा, तुम कब आई? मामा, क्या आपके पास उस जहर वाली दवा का असर नष्ट करने वाली कोई एंटीडोट दवा है? क्यों, क्या हुआ? मामा, मेरी माँ दरअसल बहुत अच्छी है। मैंने ही खामखा उनके बारे में घृणा पाली थी। ओह, लेकिन तुम्हें तो उनसे छुटकारा चाहिए था ना? नहीं, मैं गलत थी। मुझे वो अच्छी लगती है, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। लेकिन अब उस जहर का असर दिख रहा है, वो बीमार पड़ रही है। प्लीज उस जहर का एंटीडोट दीजिए। कौन सा जहर? जो आपने मुझे दिया था माँ के खाने में मिलाने के लिए। संगीता की बात सुन के मनोहर हंस पड़ते हैं और संगीता चकरा जाती है। संगीता, मैंने तुम्हें जो दवा दी थी वो कोई जहर वहर नहीं थी, शक्कर की चाशनी थी। मनोहर की बात सुन के संगीता चकित और रिलैक्स हो जाती है। क्या? ओह थैंक गॉड। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया मामा? देखो बेटा, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, क्योंकि हर कोई अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता है। लेकिन हमें एक दूसरे को समझने की दिल से कोशिश करनी चाहिए, तभी अच्छे रिश्ते बन सकते हैं। संगीता मनोहर की बात ध्यान से सुन रही है। और जब कभी अपने ही लोगों के बीच तनाव आ जाता है, तब उनसे जुड़े हर किसी व्यक्ति की यही कोशिश होनी चाहिए, वो दोनों परिचितों को शांत रहने का सुझाव दे और उन्हें सही दिशा दिखाए। बस मैंने वही किया। संगीता मामा को धन्यवाद देके तुरंत अपने घर निकलती है। जिंदगी में पहली बार जहर की वजह से रिश्ता जुड़ते देखा है, ना कि मरते हुए, वरना जहर तो मारने के लिए ही बदनाम है। अमिता हाल ही में गौतम से शादी करके शहर में रहने आई थी। अमिता की सास इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें गौतम के लिए बहुत होशियार और सुंदर लड़की पसंद करनी थी। देखो तो कैसे गोल गोल लड्डू बना रही है। बस एक लड्डू टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो मैं इसकी अच्छी खबर लेती हूँ। अमिता को पता है कि उसकी सास उसे ऑब्जर्व कर रही है। मुझे पता है माँ जी आप क्या सोच रही है। क्या हुआ माँ जी, क्या आपको लड्डू टेस्ट करना है? सास अकड़कर मना करती है। ना बाबा ना, मेरे लिए शक्कर जहर समान है। शुगर की बीमारी है मुझे, तुम्हें पता है ना। दरअसल लड्डू की खुशबू से सास का मन ललचाया था, लेकिन उसे अमिता की तारीफ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे जलाने के लिए ये बहू ने जानबूझ के बेसन के लड्डू बनाए हैं। आने दो गौतम को, फिर इसे अच्छा सबक सिखाती हूँ। तभी गौतम ऑफिस से लौटता है। सासू माँ उसे देखते ही छूट मूट कर रोने का नाटक करती है। देखा गौतम, तुम्हारी बीवी मुझे मारने पे तुली है। हे भगवान, ये कैसी बहू मेरे नसीब में आई है। अब मैं क्या करूं? गौतम कंफ्यूज हो जाता है और अमिता शॉक्ड। ये क्या कह रही है माँ जी आप? मैं आपको क्यों मारूंगी? ये देखो गौतम, घर में पकवान बन रहे हैं, जबकि इसे पता है मुझे शुगर की बीमारी है। जहर बना रही है मेरे लिए, जहर। सास फिर से झूठ मूठ कर रोने लगती है। अमिता, तुम्हें पता है ना माँ को डायबिटीज है, फिर तुम ये लड्डू क्यों बना रही हो? अमिता गौतम की सारी बातें शांति से सुन लेती है और एक कटोरी में उसे लड्डू टेस्ट करने देती है। जरा आप ये लड्डू चखिए प्लीज। अमिता की बात सुन के गौतम अचरज में पड़ता है और उसने दिया लड्डू टेस्ट करता है। बाप रे बाप, कितना कड़वा है ये। गौतम की रिएक्शन देख अमिता हंस पड़ती है।
यही तो मैं कहना चाहती थी, ये लड्डू मैंने खास माँ जी के लिए बनाए हैं। अमिता की बात सुन के गौतम और सास कंफ्यूज हो जाते हैं। सास फिर से रोने का नाटक करती है। हे भगवान, देखा गौतम, मैंने कहा था ना, ये बहू मुझे मारना चाहती है। माँ जी मेरी बात तो सुनिए, इस लड्डू में मैंने सिर्फ मेथी पाउडर मिलाई है, शक्कर का एक दाना भी नहीं डाला है। मेथी पाउडर तो कड़वी होती है ना, माँ कैसे खाएगी? क्योंकि मेथी शुगर के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होती है। कल ही मैंने टीवी पर इसकी रेसिपी देखी थी, सोचा माँ जी के लिए थोड़े लड्डू बना दूं। अमिता की बात सुन के गौतम को अपने व्यवहार पर गुस्सा आता है और सास का मुंह उतर जाता है। ओह, आई एम सॉरी अमिता, तुम माँ का इतना ख्याल रखती हो और मैंने तुम्हें गलत शब्द बोल दिया, मुझे माफ कर देना। अमिता मुस्कुराते हुए कहती है, जी कोई बात नहीं, लेकिन ये लड्डू माँ जी को कैसे खिलवाने हैं ये आप देख लीजिए। अमिता की बात सुन के सास का मुंह कड़वा हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, रोज सुबह ऑफिस निकलने से पहले मैं खुद माँ को लड्डू खिलाऊंगा। आज तो इसने मुझे मात दे दी, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। तो इस प्रकार सास अमिता को नीचे दिखाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। दिन गुजर रहे थे। अमिता की लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने सास के मन में जगह नहीं बना पाई थी। माँ जी क्या मैं आपके पैर दबा दूं? कोई जरूरत नहीं है, अपना काम करो। अमिता सास की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानती और मुस्कुराते हुए रसोई में चली जाती है। अमिता के घर में एक स्टोर रूम है। इस रूम का दरवाजा हमेशा बंद रहता है, वहाँ किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। अमिता की सास अब अमिता को घर से खदेड़ने का आइडिया सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक कल्पना आती है। वो अपना मोबाइल उठाती है और एक कॉल लगाती है। इससे पहले कि ये बहू रानी जी गौतम के दिल में जगह बना ले, मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ हेलो चुटकी। अरे हाँ 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 सब ठीक है यहाँ। तुम जल्दी यहाँ आ जाना, बहुत ज़रूरी काम है। कुछ दिन बाद सास की छोटी बहन उनके यहाँ रहने के लिए आती है। अमिता बड़े प्यार और आदर से उनका स्वागत करती है। प्रणाम मासी जी। खुश रहो बहू। बहू आज गाजर का हलवा और पूरी बनाना, चुटकी को बेहद पसंद है। जी माँ जी। अमिता रसोई में चली जाती है। वाह दीदी, तुम्हारी बहू तो बड़ी नेक दिल और संस्कारी है। कहाँ की नेक दिल, मुझे तो उसे इस घर से और मेरे गौतम की जिंदगी से बाहर खदेड़ना है, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलवाया है। क्या? सास अपनी छोटी बहन के कान में कुछ खुसर फुसर करती है। अमिता डाइनिंग टेबल पर बैठ के पालक की सब्जी साफ कर रही है और तभी मासी वहाँ आती है। बहू आज क्या बना रही हो? जी आपका पसंदीदा पालक पनीर। पालक पनीर का नाम सुनते ही मासी खुश हो जाती है। बहू क्या मैं तुम्हें एक सलाह दूँ? हाँ मासी बिल्कुल। तुम जल्द से जल्द इस घर से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मासी की अजीब बात सुन के अमिता चकित हो जाती है। आप ऐसा क्यों कह रही है मासी? मासी इधर उधर देखती है और धीरे आवाज में अमिता से कहती है, क्योंकि उस बंद कमरे में तुम्हारी सास की सास का आत्मा है। अमिता को मासी की बात सुन के झटका लगता है। आत्मा? कल रात उनका आत्मा तुम्हारी सास के सपने में आया था और अमिता कुतूहल से मासी को देखती है। और क्या मासी? और उन्होंने तुम्हारी सास को कहा कि अब उन्हें तुम्हारा इस घर में रहना पसंद नहीं। अगर तुमने तुरंत इस घर को और गौतम को नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें मौत की घाट उतार देगी। मासी की बात सुन के अमिता सहम जाती है। उसे डरा हुआ देख मासी मन ही मन खुश होती है। लगता है मेरा काम बन गया। सास और मासी हॉल में बैठ के धीरे आवाज में गप्पे हाँक रही है। दोनों बड़ी खुश है। वाह छोटी वाह, क्या कमाल की एक्टिंग की है तूने। मेरी सास की आत्मा की कहानी सुन के बहू का चेहरा खरगोश जैसा हुआ था। हाँ, मुझे नहीं लगता वो यहाँ एक दिन भी रहेगी। तभी गौतम ऑफिस से लौटता है। उसके हाथ में बनारस और केदारनाथ जाने वाली ट्रेन की टिकट्स है। अमिता, अमिता, कहाँ हो भाई? क्या हुआ गौतम, इतने खुश क्यों हो? तभी अमिता वहाँ मूंग का हलवा लेके आती है। अरे आप आ गए, टिकट्स मिली? सास और मासी एक दूसरे को देखते हैं। टिकट? बहू तुम कहीं जा रही हो? नहीं माँ, हम दोनों नहीं, आप और मासी चारधाम यात्रा जा रही हो, वो भी 3 महीनों के लिए। गौतम की बात सुन के सास और मासी को जोर का झटका लगता है। बहू क्या तुम मेरी बताई बात भूल गई? नहीं मासी। तो ये हम दोनों को चारधाम यात्रा भेजने की कल्पना किसकी है? आपकी लाडली बहू अमिता की।
सास और मासी एक दूसरे को अचरज से देखते हैं। लेकिन बहू, मैंने तुमसे कहा था ना, इस घर में वो तुम्हारी जान, आत्मा, खतरा। गौतम की मौजूदगी के कारण मासी साफ साफ बोलने से हिचकिचाती है। क्या खतरा? किसको खतरा? क्या बोल रही है आप? अरे कुछ नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। आप फ्रेश होके आइए, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। गौतम अपने कमरे की तरफ चला जाता है। बहू, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? हम यात्रा पे जाएंगे तो उल्टा तुम्हारी जान का ही खतरा बढ़ेगा। अमिता मुस्कुराती है। नहीं मासी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अभी अभी परदादी सासू माँ को मिल के आई हूँ। अमिता की बात सुन के सास और मासी को पसीने छूटते हैं। क्या? 2 दिन पहले वो मेरे भी सपने में आई थी और मूंग के हलवे की मांग की थी। क्या? 2 दिन पहले? जी माँ जी। सास और मासी एक दूसरे को आशंका से देखते हैं। जी माँ जी, और आज शाम जब मैं उन्हें हलवा देने गई थी तो उन्होंने आप दोनों को 4 धाम यात्रा भेजने की इच्छा जाहिर की। लेकिन फिर तुम्हारी सास को उन्होंने तुम्हें मौत के घाट उतारने की बात क्यों बताई? वो शायद मैंने मूंग का हलवा देने में उन्हें देर कर दी ना, इसीलिए कहा होगा। लेकिन आज हलवा देख के बड़ी खुश हो गई। सास और मासी समझ जाते हैं कि उनकी तरकीब उन्हीं पे पलटी है। रात को सास और मासी यात्रा की तैयारी में जुट जाते हैं। दीदी, तुम्हारी बहू बहुत चालाक है। तुम खामखा उसे अनपढ़ गंवार समझती हो। चेहरे की सुंदरता से दिमाग की अहमियत ज्यादा है, ये बात अब तुम स्वीकार कर ही लो। मासी की बात सुन के सास का चेहरा देखने लायक होता है। अच्छा हुआ मैंने उस दिन इन दोनों की प्लानिंग सुन ली थी वरना मैं सचमुच डर के ये घर और गौतम जी को छोड़ के चली जाती। माँ जी, आपकी दवाइयाँ। अब 3 महीने यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी।